माइकल जेम्स बरी, जिनका जन्म 19 जून 1971 को हुआ था, एक अमेरिकी निवेशक और हेज फंड मैनेजर हैं। उन्होंने स्केन कैपिटल की स्थापना कर प्रसिद्धि हासिल की, जिसे उन्होंने 2000 से 2008 तक संचालित किया और फिर व्यक्तिगत निवेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे बंद कर दिया। अप्रैल 2024 तक माइकल बरी की कुल संपत्ति लगभग $300 मिलियन आंकी गई थी। बरी को सबसे अधिक पहचान तब मिली जब उन्होंने 2007 से 2010 के बीच आई सबप्राइम मॉर्गेज संकट की सटीक भविष्यवाणी की। वह उन पहले निवेशकों में से एक थे जिन्होंने इस संकट को आते हुए देखा और उससे लाभ कमाने की रणनीति अपनाई, जिससे उन्हें निवेश समुदाय में काफी पहचान मिली। माइकल बरी का जन्म और पालन पोषण सैन होजे, कैलिफोर्निया में हुआ और उनकी जड़ें रुसिन मंच में पाई जाती हैं। 2 साल की उम्र में उन्हें रेटिनोब्लास्टोमा नामक दुर्लभ नेत्र कैंसर हो गया, जिससे उनका बायां आंख निकलवाना पड़ा और तब से वह कृत्रिम आंख का उपयोग कर रहे हैं। इस शुरुआती चुनौती के बावजूद बरी ने टीनेज में सांता टेरेसा हाई स्कूल में पढ़ाई की। बरी की शिक्षा यात्रा उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजेलिस UCLA तक ले गई, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स और प्री-मेड की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से मेडिकल डिग्री M.D. प्राप्त की। हालांकि बरी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में पैथोलॉजी में अपनी रेजिडेंसी शुरू की, लेकिन पूरी नहीं की। अपने फुर्सत के समय, खासकर रात में, बरी ने अपने शौक वित्तीय निवेश पर ध्यान देना शुरू किया। हालांकि उन्होंने चिकित्सा में करियर सक्रिय रूप से नहीं अपनाया, फिर भी उन्होंने कैलिफोर्निया मेडिकल बोर्ड के साथ अपना चिकित्सक लाइसेंस बनाए रखा और आवश्यक सतत शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया। चिकित्सा शिक्षा के बाद माइकल बरी ने निवेश क्षेत्र में करियर शुरू किया, जब उनके वैल्यू इन्वेस्टिंग में सफलताओं ने उन्हें पहचान दिलाई। उनकी निवेश शैली सिक्योरिटी एनालिसिस नामक पुस्तक में बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड द्वारा उल्लिखित सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अवधारणा को प्रमुखता दी गई थी। उनकी स्टॉक चयन क्षमता ने वेंगार्ड और जोएल ग्रीनब्लैट जैसे प्रमुख निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया। नवंबर 2000 में बरी ने अपने पसंदीदा उपन्यास द साइंस ऑफ शनारा से प्रेरित होकर स्केन कैपिटल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने पारिवारिक विरासत और ऋण के माध्यम से पूंजी जुटाई। कठिन बाजार परिस्थितियों के बावजूद बरी ने अपने निवेशकों को लगातार असाधारण रिटर्न दिए। विशेष रूप से इंटरनेट बबल के दौरान अधिक मूल्य वाले टेक स्टॉक्स को शॉर्ट करके लाभ कमाया। 2005 में बरी ने सबप्राइम मॉर्गेज बाजार की ओर ध्यान दिया, जब उन्होंने पिछले वर्षों के मॉर्गेज लेंडिंग पैटर्न का गहन विश्लेषण किया। उनके शोध ने उन्हें 2007 में रियल एस्टेट बबल के ढहने की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाया। उन्होंने टीजर रेट्स वाले सबप्राइम मॉर्गेज और उनसे जुड़े बॉन्ड्स की कमजोरियों को पहचाना और इन पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के जरिए बाजार को शॉर्ट किया। बरी की दूरदर्शिता और साहसिक कदमों ने अंततः भारी लाभ दिलाया और उन्हें एक कुशल और विपरीत सोच वाले निवेशक के रूप में स्थापित किया। हालांकि उस समय उन्हें काफी विरोध संदेह का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके विश्लेषण ने अंततः सही साबित होकर उनके और उनके शेष निवेशकों के लिए बड़ा लाभ दिया। स्केन कैपिटल ने नवंबर 2000 से जून 2008 के बीच 489.34% का रिटर्न अर्जित किया, जो उस समय के S&P 500 इंडेक्स से कहीं अधिक था। अप्रैल 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में बरी ने सबप्राइम बाजारों में बढ़ते जोखिमों के प्रति चेतावनियों को नजरअंदाज करने के लिए संघीय नियामकों की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि यदि वित्तीय बाजारों की उस समय सावधानी से निगरानी की गई होती तो संकट के संकेत पहले ही मिल सकते थे। 2013 में बरी ने स्केन एसेट मैनेजमेंट के नाम से अपना हेज फंड फिर से शुरू किया और पानी, सोना और कृषि भूमि में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ताजे और स्वच्छ पानी की राजनीतिक और कानूनी महत्ता को उजागर किया। स्केन के पोर्टफोलियो में अल्फाबेट इंक और फेसबुक जैसे बड़े शेयर शामिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने पैसिव इन्वेस्टिंग की वजह से अमेरिकी बड़ी कंपनियों के शेयरों में बबल की चेतावनी दी। बरी की सोच सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं रही। उन्होंने पैसिव इन्वेस्टिंग की आलोचना की और छोटे मूल्य आधारित शेयरों की वकालत की। उन्होंने चेताया कि केवल बड़ी कंपनियों पर ध्यान देने से निवेश में असंतुलन हो सकता है। उनके निवेश और सार्वजनिक बयानों के माध्यम से वह निवेश समुदाय में संवाद को प्रभावित करते रहते हैं। दिसंबर 2020 के आसपास माइकल बरी ने टेस्ला के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन लेकर निवेश जगत में हलचल मचा दी। उन्होंने टेस्ला के शेयरों को हाउसिंग बबल की तरह ढहने की भविष्यवाणी की और मई 2021 तक उनके पास 8 लाख से अधिक टेस्ला शेयरों पर पुट ऑप्शंस थे।
हालांकि अक्टूबर 2021 में उन्होंने बताया कि अब वह टेस्ला को शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी साल की दूसरी तिमाही में उनके पास एक आरकेकेएफटी पर लगभग $31 मिलियन के पुट ऑप्शंस थे। अगस्त 2023 में बरी के हेज फंड स्कियन एसेट मैनेजमेंट ने अमेरिकी शेयर बाजार के गिरने पर एक बड़ा दांव लगाया। दस्तावेजों से पता चला कि उनके पास S&P 500 और नास्डैक 100 पर पुट ऑप्शन थे, जो स्कियन के कुल पोर्टफोलियो का 93% दर्शाए गए। हालांकि यह आंकड़ा ऑप्शन के अधिकतम मूल्य पर आधारित था, खरीद मूल्य पर नहीं। स्कियन के पास कुल 237 करोड़ 9,91,170 डॉलर की संपत्ति थी, जो ऑप्शंस की 1 अरब 600 करोड़ कीमत से काफी कम थी। इन साहसिक निवेशों का क्या परिणाम होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह बरी के उच्च जोखिम और उच्च लाभ के रुझान को दर्शाता है। अपने शानदार निवेश करियर के अलावा माइकल बरी एक निजी जीवन जीते हैं और साराटोगा, कैलिफोर्निया में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते हैं। उनके बेटे को एस्पर्जर सिंड्रोम का निदान मिलने के बाद बरी ने अपनी खुद की विशेषताओं पर भी विचार किया और उन्हें लगा कि उन्हें भी यह स्थिति हो सकती है। उन्होंने अपने बचपन के अनुभव को याद करते हुए कहा कि आंखों में देखने में कठिनाई होती थी और मजाक में कहा, अगर मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूं तो यही एक समय है जब मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूं। अपने पेशेवर कामकाज के अलावा बरी की रुचियां भी विविध हैं। वह हैवी मेटल म्यूजिक के शौकीन हैं। किंग डायमंड एंड पंटेरा जैसे बैंड उन्हें पसंद हैं। यह संगीत उनकी जीवन शैली और पेशेवर तनाव के बीच एक रचनात्मक संतुलन प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान अमेरिका में लागू लॉकडाउन को लेकर बरी ने खुलकर अपनी राय रखी और उसकी आलोचना की। उनकी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी बोलने की प्रवृत्ति उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाती है। बरी की लेखनी और सार्वजनिक बयानों ने वित्तीय बाजार और निवेश की समझ को समृद्ध किया है, जिससे सामान्य लोगों और पेशेवरों को वित्तीय शिक्षा में मदद मिली है। उन्होंने अपनी सोच और अनुभवों को साझा कर वित्तीय ज्ञान को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने में योगदान दिया है। कुल मिलाकर माइकल बरी की विरासत उनकी नवाचारपूर्ण निवेश रणनीतियों, पारंपरिक सोच को चुनौती देने की क्षमता और वित्तीय शिक्षा में योगदान से परिभाषित होती है। भले ही उनकी परोपकारी गतिविधियां सार्वजनिक रूप से बहुत दिखाई न देती हों, लेकिन यह संभव है कि वह निजी रूप से अपनी रुचियों और मूल्यों से जुड़े उद्देश्यों का समर्थन करते हैं।